हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थी हो, हम कहानी का अध्ययन करते हुए कहानीकारों से परिचित हो रहे हैं और इस समय हम मशहूर रचनाकार कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय ले रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वह एक ही है, प्रेमचंद। आप ये सुनकर के चौंकेंगे क्योंकि अगर आपका परिचय फणीश्वर नाथ रेणु से नहीं हुआ है तो आप प्रेमचंद से तुलना करना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप अगर तीसरी कसम और मैला आंचल के रचनाकार को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये मानने के लिए बाध्य हो जाओगे कि प्रेमचंद के बाद अगर कोई रचनाकार कम उम्र में ही इतनी ऊंचाई हासिल किए है तो वह रेणु ही है। लेकिन किस अर्थ में, किस तत्व के कारण, किस पहलू के कारण फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद के बाद उनकी बराबरी करने के लिए कहते हैं, वो क्या कारण है? आपको इस वीडियो से को पूरा सुन लेने के बाद सहजता से पहुंच सकोगे कि आखिर प्रेमचंद के जैसा रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु को अगर किसी ने कहा है तो उसके पीछे कारण था। तीसरी कसम, मैला आंचल, ये दो रचनाएं, और आप खासकर कोटा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी, ये सुअवसर उनको मिला है कि फणीश्वर नाथ रेणु की दोनों रचनाएं, कहानी और उपन्यास, इन दोनों को पढ़ लेने के बाद आप सहजता से समझ सकेंगे कि आखिर एक महत्वपूर्ण और प्रेमचंद की कंधे से कंधा मिलाकर चल सकने वाला फणीश्वर नाथ रेणु को आप पढ़ रहे हैं। आप जान चुके हैं कि औराही हिंगना नामक गांव में जन्म लेने वाले रेणु, जिनका लेखन का आरंभ 1944 से होता है और सन 1954 में पहला ही उपन्यास लिखते हैं जिसका नाम मैला आंचल कहलाता है। हम ठीक से समझें रचनाकार को और जज्ब कर सकें और खास विशेषताएं रचनाओं में गुजरने से पहले पहचान सके, इसलिए मैंने सोचा कि हम ये जान सकें कि आलोचक या अन्य रचनाकार रेणु के बारे में क्या कह रहे हैं, यानी उनका मंतव्य क्या है, वो किस तरह से उल्लेख करते हैं। नेमिचंद जैन ने मैला आंचल को लेकर के कहा कि इस रचना में गांव की आत्मा है। गांव इसमें जिस तरह से आया है, खास करके मिथिला प्रदेश, ये मैला आंचल एक गांव की कहानी है, मेरीगंज की कहानी है, मिथिला भाषी क्षेत्र की कहानी है। लेकिन ये केवल मिथिला का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के गांवों की कहानी बयां करता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेमचंद के गोदान का किसान, भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कहा है कि प्रेमचंद से आगे के गांव अगर हमें देखने हैं तो वह मिलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु में। प्रेमचंद के कई पात्र होरी, घिंसू, माधव जहां जैसे हमने देखे, उनसे आगे के पात्र अगर हमें देखने होंगे, चूंकि वह आज़ादी से पहले के अंग्रेजों
कि गुलामी में जी रहे भारत के किसान थे, तो तो देश जब आज़ाद होता है उसके बाद के किसान किस तरह के होते हैं, यानी आज़ादी के पार्श्व में सांस ले रहे किसानों की गाँव की आवाज़ है। और आपका व्यक्तित्व देखिए कि किस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि आपको पद्मश्री मिलती है। और आपका स्वाभिमान ये कि जब देश में आपातकाल लगता है तो आप पद्मश्री लौटा देते हैं। और आपके लिए जो आर्थिक वृत्ति लागू की गई थी उससे महज 2 साल ही लेते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं कि सरकार से लिया गया पैसा मन से गुलाम बनाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने गोदान को लेकर के कहा है कि गोदान के बाद मैला आंचल ही ऐसा उपन्यास है जिसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आखिर प्रेमचंद से ग्रामीण पात्रों को लेकर के तुलना की जा सकती है। गोदान जैसे उपन्यास के समकक्ष मैला आंचल है। और राम सिंह दिवाकर कहते हैं कि तीसरी कसम से आपकी कीर्ति आसमान छूने लग जाती है। क्यों? कि तीसरी कसम पर फिल्म जब बनती है तो इस फिल्म से आपकी चर्चा दूर दूर तक होती है और आम पाठक तक पहुंच जाती है। फिर आपकी कीर्ति भी आसमान छूने लग जाती है, यानी सबकी निगाह में मैला आंचल आ जाता है। मैला आंचल की कहानी भी लंबी है। आप पटना से मैला आंचल का प्रकाशन करवाते हैं, तब तक बिहार के पाठक इसके पाठक बन सके थे। लेकिन जब आगे पटना आते हैं और मैला आंचल को पढ़ लेते हैं, इसी के साथ मैला आंचल की एक प्रति लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के साहित्यकारों के बीच में घोषणा करते हैं कि मैं पटना से एक नायाब तोहफा लाया हूँ। सभी चौंकते हैं कि भाई क्या लेके आए हैं ऐसा। तो कहते हैं कि देखिए ये रचना जो पटना में है इसे हम यहाँ के प्रकाशक को देते हैं। और जब राज कमल प्रकाशन मैला आंचल को प्रकाशित करता है, उसी के साथ मैला आंचल भारत के पाठकों के सामने होता है। और फिर किस तरह से रेणु फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल आपको वैश्विक बनाता है। एक शिष्टमंडल जो रसिया जाता है, तो एक घटना देखिए कि एक व्यक्ति, रूस का बूढ़ा व्यक्ति शिष्टमंडल के पास आकर के कहता है कि आप 3 लोगों में से फणीश्वरनाथ रेणु कौन है। तो तीनों में से बोलते हैं कि इस शिष्टमंडल में फणीश्वरनाथ रेणु नहीं आए हैं। तो कहते हैं कि भारत से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत से जो प्रतिनिधि मंडल शिष्टमंडल रूस आया है 3 व्यक्तियों का, अगर उसमें फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है तो ये शिष्टमंडल कैसा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये जिसने कहा उस बूढ़े ने, जो लेनिनग्राड से चल कर के आया है, ये कहता है। और कहता है कि मैंने रूस में मैला आंचल का जो अनुवाद किया, उसका मुखपृष्ठ का चित्र बनाया है। मैं उस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए आया, ये समझ करके कि एक शिष्टमंडल भारत से आ रहा है। तो इस उम्मीद से लेनिनग्राड से चल कर के मास्को पहुंचता है कि इसमें मैं फणीश्वरनाथ रेणु से मिल सकूंगा। कचनार एक पौधा वृक्ष होता है जिसमें फूल खिलता है। इस संदर्भ में भी